वेल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है बेटा सबको? हेलो। मुझे फटाफट बताइए, मेरा आवाज़ आ रहा है क्लियरली सबको? माय वॉइस इज क्लियर? एम आई ऑडिबल? यस और नो बेटा, फटाफट बोलिए। मैं आपको कनेक्ट हो जाता हूँ, जस्ट अ मिनट। चिराग क्लियर है सर। यशिका क्लियर है। नाजमीन ओके। चलिए। वेल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ये तीनों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर जब भी कोई देखे तो मैं उनके साथ रहूँ। तो दोस्तों, हमारा पहला सेशन हुआ जिस जो मोस्टली इंफॉर्मेटिव सेशन था। ओके, मैंने यहाँ जीएसटी तो चालू नहीं किया था, पर स्टार्ट करने के पहले एक बात और बता दूं। जो भी स्टूडेंट ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रजिस्टर किया है, मेरी टीम आज उनको सपोर्ट करेगी। आज नहीं हो पाया तो डोंट वरी, यूट्यूब पे तो मैं लाइव आ ही रहा हूँ। ओके, कल मतलब यही, हाँ, आपको प्रोसेस में लाने के लिए ही मैंने ये टाइम लिया है कि जो डेमो लेक्चर्स रहेंगे जो यूट्यूब पे आपको भी पैरेलल दिख रहे हैं, वैसे एग्जैक्टली आपके सॉफ्टवेयर में लाइव स्ट्रीमिंग में मैं देखूंगा। और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स जाते हैं हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो दैट जब से यानी 15 फेब से जब मेरा लाइव बैच चालू होगा, ओके, लाइव स्ट्रीमिंग बैच चालू होगा, तो आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। तो ये फेज़ थोड़ा बेटा, ओके, हमारा सॉफ्टवेयर के साथ जुगलबंदी का फेज़ रहेगा। ओके, इस पीरियड में जो भी आने वाले प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व करेंगे। फाइनल में बड़ा अच्छे से सक्सेसफुल हुआ तो डोंट वरी, इंटर में भी रहेगा। तो चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून वंश, गुड गुड आफ्टरनून सत्यम। ओके, लाइव स्ट्रीमिंग जो जिसने जो भी स्टूडेंट ने बेटा कनेक्ट किया है, मेरी टीम कोऑर्डिनेट करेगी आपके साथ। ओके, डोंट वरी फॉर दैट। शिवम, नाजबीन, यशिका, अंशुल, गुड आफ्टरनून। चिराग, ओके, तान्या, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कौन से डिस्कशन पे थे? चलो बताइए आप, क्या डिस्कस कर रहे थे दोस्तों? कुछ नालायक को याद है क्या आपको? नालायक को मैं प्यार से कहता हूँ, हाँ। कुछ याद है आपको? क्या पढ़ रहे थे हम? अरे बोलो, कुछ तो पढ़ रहे होगे ना? हाँ। और मेरा बुक तो बेटा 15 फेब के पहले डिस्पैच होगा, 1 वीक बिफोर, सो दैट कि 15 तारीख को आपको बुक अवेलेबल हो जाए। वो तो तब डिस्पैच होगा। लेकिन मैंने आपको पीडीएफ कॉपी की ये लिंक दी है। इसके पहले के लेक्चर में जाओगे, यानी ओके, जो लास्ट सेशन हुआ उसमें डिस्क्रिप्शन कॉलम में मैंने बुक का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे आज अपडेट कर दूंगा। और आज के ये वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में ओके मैंने दिया हुआ है, वो आपने चेक कर लेना और वहाँ से डाउनलोड करके हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ओके।
मासूम, बड़ा बेटा तू बड़ा मासूम है। हम जीएसटी डिस्कस कर रहे थे और क्या कर रहे थे। ओके, मेरे लेक्चर में जीएसटी के अलावा और क्या डिस्कस करेगा नालायक। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हम आए थे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें चलो कमॉन कमॉन, मैं अब आपका ध्यान चाहूंगा, मेरे तरफ देखो, फालतू इधर उधर नहीं। वैसे ये टाइम पे आपको, ये एज में आपको इधर उधर देखने की बहुत आदत होती है नालायक, मुझे पता है आप क्या करते हो। ओके, तो इधर इधर। ओके, तो अब ऐसे केस में यहाँ पे चलिए, ओके शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जस्ट स्टार्ट किए थे हमने। ओके, जैसा आपने मेरे साथ शेयर किया था। ओके, हाँ सस्पेंस खोल रहा हूँ, मैंने सस्पेंस रखा था और सस्पेंस खोल रहा हूँ, पर रुक जाओ रुक जाओ, धीरे धीरे धीरे, कंट्रोल कंट्रोल, हम देखेंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पे हमने देखा था कि भाई कोई मेडिटेशन में बैठा है, आंखें खोल दी और आज से क्या, तो डायरेक्ट टैक्स लगा दो जिसका बर्डन पास ऑन नहीं होगा। ओके, फिर आंखें बंद की और वापस ओपन हुआ। ओके, और आज से इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो। ओके, तो ऐसा तो नहीं है। देखो, मैं बेसिक ही पढ़ाने वाला हूँ ये 6 दिन। जीएसटी कैसे इंडिया में आया, मैं आपको कोई सेक्शन वेक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बेसिक है, ये अगर आपका पक्का हो जाए ना, तो फिर जीएसटी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, यहाँ यहाँ बहुत आसान हो जाएगा। तो बेटा ये जो बेसिक है, थोड़ा स्लो भी चलूंगा, किसी को ऐसा लग सकता है कि सर स्लो चल रहा है। ओके, मेरा पढ़ाने का तरीका है बेटा, पहले स्लो स्लो चलो फिर फास्ट में चलो। ओके, तो फिर आप जब देखोगे हम चार्ट्स बनाएंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जीएसटी आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये नेचर कहाँ से डेवलप हुआ कि डायरेक्ट टैक्स बर्डन ट्रांसफरेबल, इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये कहाँ से नेचर ओके डेवलप हुआ, चलो मैं बताता हूँ। तो सबको समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। सस्पेंस अभी खोलूंगा, पर आगे बढ़ने के पहले, आगे बढ़ने के पहले नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, ये ट्रांसफरेबल टैक्स है, यहां पे आ जाना। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स एक ट्रांसफरेबल टैक्स है। ट्रांसफरेबल टैक्स है जैसे, ओके एक नॉर्मल गुड्स जब बनता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम देखिएगा, एक नॉर्मल जब गुड्स बनता है, मैन्युफैक्चरर से वो डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर को जाता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर, और फिर आपके हाथ में आता है। जैसे आपको एक मोबाइल खरीदना है, ओके तो यहाँ से ये पूरे चेन में आपके पास आता है, पूरे चेन में आपके पास आता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो पास ऑन हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल कैलकुलेटर लो सभी साथ में। ओके, और मेरे साथ कैलकुलेशन करो। समझ लो ये मैन्युफैक्चरर गुड्स बेच रहा है, ओके गुड्स की, और वो इनवॉइस बना रहा है बेचते वक्त। ओके, तो इनवॉइस बना रहा है, गुड्स की वैल्यू जो है, वैल्यू यहाँ पे 1,000 रुपये है। ओके, यानी प्राइस, मैं वैल्यू प्राइस एक ही कहूँगा। ओके, तो यहाँ पे 1,000 रुपये है, तो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। पुराना सेल्स टैक्स एक्साइज लगता था, अभी जीएसटी लग रहा है, वॉट योर इट में भी। तो ये टैक्स एट द रेट, मैं अभी रेट लूंगा 10%, अभी रेट लूंगा बेटा 10% समझने के हिसाब से। तो कितना हुआ यहाँ पे बेटा, चलो बोलो कितना हुआ, 100 रुपीज, यस और नो। ओके, 100 रुपीज, ठीक है। यहाँ प्रेम, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कितने सेक्शंस है, कितने लर्न करना है, क्या करना है जीएसटी में, आपके सिलेबस में क्या है। रुको यार रुको, पहले तो टैक्स यानी क्या समझ तो लो यार, मुझे बहुत कुछ बोलना है, बोलने दो प्लीज, पूरा स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। ओके, धीरे धीरे, ओके मुझे बहुत बोलना है, बोलने दो, ठीक है। तो यहाँ पे इन बिटवीन अभी आप, मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो, कोई कमेंट कोई मैसेज मत पास ऑन करो, मत पास ऑन करो। ओके, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करो। लाइक मेरे लिए नहीं बेटा, मैं 17 साल से आईडीटी पढ़ा रहा हूँ। ओके, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो या जो हो, वो स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए लाइक करो, तो वो स्टूडेंट्स देखेंगे अगर आपको अच्छा लगे। चलिए, तो बेटा यहाँ पे अगर 100 रुपीज़ का टैक्स मैंने लगा दिया तो कितना आ गया बेटा, 1,100 रुपये। ओके, यहाँ 1,100 रुपये। अब देखो नेक्स्ट, ये बंदा ओके होलसेलर को, अब मेरा आपसे एक बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, बहुत बेसिक से, यानी आप कहोगे सर एकदम ऐसे कि जैसे आपको कुछ पता नहीं है। मुझे बताओ, होलसेलर जब आगे बेचेगा, होलसेल सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर जब गुड्स आगे बेचेगा होलसेलर को, तो मुझे बताओ क्या वो 1,100 रुपये में बेचेगा? जैसे उसकी परचेस प्राइस है 1,100, ओके होलसेलर की, तो क्या वो 1,100 में बेचेगा या कुछ मार्जिन ऐड करके बेचेगा? बताइए फटाफट। ओके बताइए फटाफट, कुछ मार्जिन ऐड करके बेचेगा, बोलिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं।
यहां पे प्रॉफिट ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा। तो ये जो प्रॉफिट ऐड करेगा, समझ लो यहां पे नो डाउट वो अपनी मार्जिन तो ऐड करेगा ही। अब ये जो मार्जिन ऐड करता है, इससे हम एक वर्ड नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, ओके, ये वर्ड मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसने वैल्यू एडिशन बेटा 200 रुपए किया। अब जब वो 200 रुपए वैल्यू एडिशन, क्यों? क्योंकि बेटा ये जो 200 रुपए वो वैल्यू एडिशन करेगा, लिखो वहां पे, अगर आपके पास नोट्स होगी तो लिखो। ओके, वैल्यू एडिशन जो 200 रुपए करेगा, मुझे ये बताओ 200 रुपए तो वो जो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, नेट प्रॉफिट वो जो अर्न करना चाहता है, मैं सस्पेंस पे आऊंगा हमारे वाले, पहले ये पूरी प्रोसेस को समझ लो। नेट प्रॉफिट वो जो अर्न करना चाहता है, ओके, उसके कुछ खर्चे तो हो गए बेटा, एक्सपेंसेस, और उसका प्रॉफिट। ओके, कुछ प्रॉफिट। अब एक्सपेंसेस उसके क्या हो गए भाई? वो बिजनेस चलाने के लिए सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो हम डेबिट करते हैं, सैलरी देगा, ओके, टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर के इलेक्ट्रिसिटी, रेंट वगैरह खर्चे हो गए, और प्रॉफिट होगा। तो वो जो है पर यूनिट खर्चा अलोकेट करेगा, कॉस्ट शीट आपने बनाई होगी, कॉस्टिंग थोड़ा बहुत आपने स्टार्ट किया होगा तो, और उसका प्रॉफिट, ये दोनों का एडिशन उसने डिसाइड किया कि 200 रुपए का एडिशन करना है। यानी उसकी परचेस प्राइस 1100 रुपए हुई, ओके, 200 रुपए वैल्यू एडिशन हुआ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और फटाफट जवाब दीजिएगा। ओके, तो बोलो यहां पे उसकी सेल प्राइस कितनी होगी? आगे वो सेल कर रहा है, आगे वो फर्दर सेल कर रहा है, ओके, सेल इनवॉइस बना रहा है, और उसको बताओ फटाफट उसकी सेल प्राइस कितनी होगी? ओके, तो यहाँ पे वापस से उसकी वैल्यू, ओके, 1100 रुपए का खरीदा, 200 रुपए वैल्यू एडिशन किया, बोलो फटाफट कितना? तो आप कहोगे सर 1300 रुपए। ओके, 1300 रुपए यहाँ पे, 1300 रुपए यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट पे एक डिस्कशन और करना चाहूंगा आपसे, इस पॉइंट पे एक डिस्कशन और करना चाहूंगा सर। अब क्या? और देखो, कंसेप्ट को ड्रिल करते जाओ, ओके, और धीरे धीरे हम ड्रिल करेंगे, और उसके यानी ओके, इतना डिटेल में जाएंगे कि एक सॉन्ग मुझे याद आता है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए, कोई भी इकोनॉमिकल लॉ, अब एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, कोई भी इकोनॉमिकल लॉ या टैक्स रिलेटेड लॉ, टैक्स या रेवेन्यू रिलेटेड लॉ जो है यहां पे, वो 3 स्टेजेस में कैरी आउट होता है। जो आगे जब डिस्कशन चालू करूंगा तो इसके बारे में भी बताऊंगा। लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। मैंने थोड़ा डिस्कशन को यहां पे थोड़ा चेंज किया, मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे आऊंगा, फिर सस्पेंस पे आऊंगा। ओके, तो कोई भी इकोनॉमिकल लॉ यहां पे 3 स्टेजेस में कैरी आउट होता है, लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। मेरा पहला सवाल आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय लेवी? व्हाट डू यू मीन बाय लेवी? चलो बोलो फटाफट, लेवी यानी क्या? लेवी यानी क्या? यस, बताइए, लेवी यानी क्या? कोई कह रहा है सर लेवी यानी यहां पे क्रिएशन ऑफ चार्ज, लाइबिलिटी, कोई ये कह रहा है। दूसरा, टू इम्पोज टैक्स, बर्डन, लगाना। भाई ओके, या वंश क्या लगाना? ओके, ये बताइए क्या लगाना? लेवी मींस क्रिएशन ऑफ चार्ज, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंपोज करना। ओके, क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज। ओके, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा इन्वॉल्व करूंगा, इंटरेक्टिव सेशन चाहिए मुझे। दूसरा मुझे बताओ, व्हाट डू मीन बाय असेसमेंट? असेसमेंट यानी क्या? असेसमेंट यानी क्या? कम ऑन, असेसमेंट यानी क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज, चार्ज उसको हम कहते हैं असेसमेंट, और कलेक्शन गवर्नमेंट करेगी जो क्वांटिफाई किया गया। मतलब ये हुआ, अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। पहला एक लेवी, क्रिएशन ऑफ चार्ज, फिर वो लेवी को क्वांटिफाई किया जाएगा, और फिर वो कलेक्ट किया जाएगा। जैसे जैसे अगर आपने इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, तो लेवी इनकम पे है, और इनकम 5 हेड्स में कैटेगराइज होती है। कम ऑन, इनकम 5 हेड्स में कैटेगराइज होती है। बताओ कौन कौन से 5 हेड्स में कैटेगराइज होती है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी,
पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर इनकम। ओके, तो वो इनकम अलग अलग हेड में जाती है। फिर आप क्वांटिफाई करते हो कि वो सैलरी कैसे निकालना, ओके, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे निकालना, प्रॉफिट गेन कैसे निकालना, उसको क्वांटिफाई किया जाता है कि मेरा टैक्स कितना आएगा, और फिर वो कलेक्ट किया जाता है, वो कलेक्ट किया जाता है। तो हर लीवी यानी क्रिएशन ऑफ चार्ज। अब मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि हर एक्ट में कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिसके ऊपर लेवी होती है, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं बेटा जिसके ऊपर लेवी होती है। वो इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे इंडिया में, अब ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंडिया में टैक्स पर्सन पे नहीं है, इंडिया में टैक्स जो है कुछ इवेंट्स पे है, और जो बंदे ने उस इवेंट को टच किया उसे करंट लगा, मतलब वो पर्सन टैक्स देगा। एक बार फिर से मेरा स्टेटमेंट समझ लो, इंडिया में जो टैक्स है, आई रिपीट, इंडिया में जो टैक्स लायबिलिटी है वो पर्सन पे नहीं है, वो इवेंट्स पे है, और उस इवेंट को जिसने टच किया वो लायबल हुआ, वो लायबल हुआ। अरे यस और नो? ओके सर नहीं समझा। जैसे 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 एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे इनकम टैक्स का अगर हम एग्जाम्पल ले, इनकम टैक्स का एग्जाम्पल ले, तो इनकम टैक्स की लेवी इनकम अर्न ये इवेंट पे है, यानी आपने जैसे इनकम अर्न किया लायबिलिटी अराइज हुई, लायबिलिटी अराइज हो गई। अच्छा सर, ओके, इनकम अर्न पे यस, और जो पर्सन ने वो इवेंट को टच किया वो टैक्स देगा। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि एक छोटा बच्चा है, 2 साल का है, कोई उसका इनकम नहीं है, तो कोई उससे टैक्स मांगेगा? नहीं। ओके, क्योंकि लायबिलिटी पर्सन पे नहीं है, लायबिलिटी इवेंट पे है। ओके, हाँ, उस छोटे बच्चे ने या कोई 80 साल के ऊपर का एज वाला होगा और उसने इनकम अर्न किया, तो फिर उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, फिर उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी बेटा। तो इन शॉर्ट इवेंट्स पे है, और जो उसे टच करेगा वो लायबल होगा। इंडिया में ऐसा नहीं है ओके कि लायबिलिटी इज ऑन पर्सन, बर्थ हो गया पे टैक्स, ओके, बर्थ हो गया पे टैक्स, नहीं, इवेंट्स पे है। हर एक्ट के अपने कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जैसे ओके, ध्यान से सुनो, ओके, ध्यान से सुनो, हर एक्ट पे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, पहले 2017 के पहले अगर आप सेल करते हो, आई रिपीट, अगर आप सेल करते हो तो सेल्स टैक्स था। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो, मैन्युफैक्चरिंग इवेंट है, अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो एक्साइज था। उसके बाद में यहां पे अगर आप इंपोर्ट करते हो तो कस्टम्स ड्यूटी थी। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो वो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, अब ध्यान से सुनो, मैंने बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट करते ही मैंने कौन से इवेंट को टच किया? इंपोर्ट। तो मुझे जो है यहाँ पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी का इवेंट हो गया, करंट लगा, कस्टम ड्यूटी आ गई। फिर वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया, तो मैन्युफैक्चर पे पहले एक्साइज लगती थी, तो मैन्युफैक्चर को जैसे ही मैंने टच किया एक्साइज लगा। फिर वो मैन्युफैक्चर गुड्स मैंने सेल किया, फिर से करंट लगा, क्या? तो सेल्स टैक्स लगा। सेल करने के बाद उससे इनकम जनरेट की, इनकम टैक्स लगा। फिर मैंने अपना ही गुड्स जिसको सेल किया उसकी आफ्टर सेल सर्विस दी, सर्विस टैक्स लगा। ओके, फिर सर्विस टैक्स लगा। तो ऐसे केस में यहां पे प्लीज प्लीज कोई मैसेज ना करे, पहले कंसेप्ट को समझे, पूरा ध्यान आप मेरे कंसेप्ट की तरफ दो। तो अगर आपने ओके सर्विस दी तो सर्विस टैक्स लगा। ऐसे अलग अलग इवेंट्स थे, यानी पर्सन एक ही, उसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है, उसने मैन्युफैक्चर किया, उसने सेल किया है, उसने ओके इनकम अर्न की, उसने सर्विस दी, पर्सन एक ही था पर टैक्सेस अनेक थे। ओके, ये सब टैक्सेस अलग अलग थे, आप समझ रहे हो? ओके, तो टैक्सेस पर्सन पे नहीं थे, टैक्सेस इवेंट पे थे, और जब भी कोई भी पर्सन उस इवेंट को टच करेगा टैक्स लगेगा। फिर आपका एक सवाल आएगा, सर जीएसटी का इवेंट क्या है? जीएसटी का इवेंट क्या है? बेटा जब जीएसटी स्टार्ट करेंगे तो ये इवेंट पे ही हमारे 2 सेशन है ये इवेंट पे हमारे 2 सेशन है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन मैंने ये डिस्कशन क्यों लिया? ये डिस्कशन इसलिए लिया बेटा क्योंकि यहां पे हमारे एग्जाम्पल ने, मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है, टैक्स लगा, सेल टैक्स लगा समझ लो। फिर ओके, क्योंकि वो इवेंट को टच किया। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे सेल किया, फिर से करंट लगा, सेल्स टैक्स। होलसेलर ने आगे सेल किया, फिर से सेल्स टैक्स लगा। रिटेलर ने आगे सेल किया, ओके, फिर से सेल्स टैक्स लगा। मतलब सेल्स टैक्स ऐसे मल्टीपल स्टेज पे लगते थे, या एक्साइज ऐसे मल्टीपल स्टेज पे लगती थी। ये
प्रॉब्लम्स पहले क्या थे और जीएसटी में कैसे सॉल्व हुए, ओके, ये सभी एग्जाम्पल से आपको धीरे धीरे समझेगा। तो मेरा ये कहना है कि इसने सेल किया, सेल इवेंट को टच किया, टैक्स लगा। इसने आगे होलसेलर ने, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे होलसेलर को सेल किया, क्या प्राइस पे सेल किया बेटा? ओके, क्या प्राइस पे सेल किया बताओ? 1300। तो इस पर भी सेल टैक्स लग जाएगा, तो यहां पे फिर से टैक्स लगेगा। समझ लो टैक्स एट द रेट 10%, वही रेट लेता हूं, तो यहाँ 130 रुपीज का टैक्स इसके ऊपर लग गया। ओके, और 130 रुपीज का टैक्स लग गया, मतलब यहाँ पे उसकी टोटल सेल प्राइस कितनी होगी? तो टोटल सेल प्राइस यहाँ पे 1430 हो जाएगी। ठीक है, तो अब होलसेलर की परचेस प्राइस सॉरी, होलसेलर की परचेस प्राइस 1430 होगी। ठीक है, अब उसकी परचेस, इसका वैल्यू एडिशन इसका समझ लो वैल्यू एडिशन, होलसेलर ने भी अपना वैल्यू एडिशन किया, और उसका वैल्यू एडिशन ले लो होलसेलर का, यहां पे 270 रुपीज। ओके, उसने वैल्यू एडिशन 270 किया। तो अब जब होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा, होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा, तो क्या प्राइस पे सेल करेगा बेटा? तो फिर से इनवॉइस बनेगा, फिर से इनवॉइस बनेगा। ओके, क्या प्राइस पे सेल करेगा? उसकी परचेस प्राइस 430 है। ओके, और 270 उसका वैल्यू एडिशन है, जिसमें उसकी मार्जिन भी है और उसका प्रॉफिट भी है। डन। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पे उसकी प्राइस हो गई 1700। ओके, उसकी वैल्यू होगी, सेल प्राइस हो गई 1700, और उसके ऊपर टैक्स जो है एट द रेट 10%, एट द रेट 10%, यानी 170 रुपीज वो आगे सेल कर रहा है 170 रुपीज में। अब रिटेलर के पास आया, ओके, टोटल प्राइस होगी 1870, 1870। ओके, उसके बाद में रिटेलर का भी अपना वैल्यू एडिशन है, इसने भी वैल्यू एडिशन किया, वैल्यू एडिशन किया, और कितना वैल्यू एडिशन किया यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ओके, इसका वैल्यू एडिशन जरूर लिखना। इसने वैल्यू एडिशन किया यहाँ पे 330 रुपीज। अब ये 330 रुपीज इसका वैल्यू एडिशन हुआ। ओके, तो आगे प्राइस कितनी होगी बेटा? तो आगे प्राइस यहाँ पे जब लास्ट कस्टमर के पास जा रही है, तो लास्ट कस्टमर के पास वैल्यू 1870 उसकी परचेस वैल्यू है, प्लस 330 अगर हम ले ले 330 ऐड कर दे, तो यहाँ पे 1900 प्लस 300 यानी कितना हो गया? 2200 रुपए। ओके, 2200 रुपए, और उसके ऊपर टैक्स एट द रेट 10% आ गया। ओके, टैक्स एट द रेट 10% यानी 220 रुपीज आ गया, यानी लास्ट कस्टमर को 2420। ओके, इसमें मिला। अगर आपने ये नेचर देखा होगा, अगर आपने ये नेचर देखा होगा, तो लेवी द टैक्स एंड पास ऑन द बर्डन, लेवी द टैक्स एंड पास ऑन द बर्डन। अब मेरा पहला सवाल, ओके, मैन्युफैक्चर ने 100 रुपए टैक्स लगाया और ओके बर्डन पास ऑन कर दिया, तो बताओ मैन्युफैक्चर से गवर्नमेंट ने, यानी यहाँ गवर्नमेंट को कितने पे हुए होंगे? ओके, 100 रुपीज पे, नेचर समझ लो, यहाँ 100 रुपीज गवर्नमेंट को पे हुए होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर ने गवर्नमेंट को कितने दिए? डिस्ट्रीब्यूटर ने गवर्नमेंट को कितने पे किए होंगे बेटा? तो डिस्ट्रीब्यूटर ने 130 रुपीज पे किए होंगे, 130 रुपीज गवर्नमेंट को दिए होंगे, बट बर्डन पास ऑन, बर्डन पास ऑन। अच्छा, होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया होगा? तो होलसेलर ने गवर्नमेंट को जो पे किया होगा, ओके, जो उसने टैक्स लगाया 170 रुपीज। ओके, तो यहाँ रुपीज 170 गवर्नमेंट को पे किया, और बर्डन पास ऑन किसको? रिटेलर को। और रिटेलर ने रिटेलर ने यहाँ पे गवर्नमेंट को कितना दिया होगा? तो रिटेलर ने गवर्नमेंट को यहाँ पे बताओ कितना दिया होगा? रुपीज 220, और बर्डन पास ऑन, बर्डन पास ऑन हो गया। और एंटायर बर्डन, अब ध्यान सुनना, एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। ओके, एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स, burden of tax is on ultimate consumer, ultimate consumer। ठीक है, तो अल्टीमेट कंज्यूमर पे पूरा बर्डन आ रहा है। सर एंटायर बर्डन कैसे? अगर आप 2420, मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछना चाहूंगा, सर वैल्यू एडिशन कर रहा है तो कितने अमाउंट से वैल्यू एडिशन करना है, किसे पता चलेगा? वो तो बेटा वैल्यू एडिशन जो करना है, जैसा आपको बता रहा हूं कि वो तो आपकी कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे होगा। जब आप कॉस्टिंग पढ़ोगे तो पर यूनिट कितना ऐड करना है, कितना प्रॉफिट लेना है, ये उसका डिसीजन होता है वैल्यू एडिशन के लिए। तो यहाँ पे उसके डिटेल में नहीं जाना है, हमें कंसेप्ट
इनडायरेक्ट टैक्स का पढ़ना है, मुझे कॉस्टिंग में नहीं जाना है। ओके, मुझे क्या बताना है, मेरा एक सवाल का आंसर दो यहाँ पे। यस तरुण, एक सवाल का आंसर दे। जो लास्ट प्राइस, अब वो वैल्यू एडिशन उनकी कॉस्टिंग होगी जो भी होगी, उसके डिटेल में नहीं जाना है। मुझे ये बता कि ये जो लास्ट रिटेलर ने अल्टीमेट कंज्यूमर पे अमाउंट चार्ज किया, कितना चार्ज किया, 2420। क्या ये 2420 में यानी 2420 में, यहाँ पे क्या ये 100 रुपीज प्लस 130 प्लस 170 प्लस 220, क्या ये सब अमाउंट इंक्लूडेड था? क्या ये सब अमाउंट यहाँ पे 2420 में इंक्लूडेड था? मुझे जवाब चाहिए आपसे, मुझे आपसे जवाब चाहिए। क्या ये पूरा टैक्स वो 2420 में इंक्लूडेड था? यस और नो? यस सर, बिल्कुल। ओके, ये पूरा टैक्स वो 2420 में इंक्लूडेड था, मतलब एंटायर बर्डन इज पास ऑन। कम ऑन, ओके, एंटायर बर्डन इज पास ऑन, ओके, टू अल्टीमेट कंज्यूमर, जितना भी पूरे चेन में टैक्स लगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट ने इसको ध्यान से देखा होगा, ओके, जैसे यहां पे टीवी गुप्ता है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद में सुनील ने क्वेश्चन पूछा, मासूम ने क्वेश्चन पूछा। आपने इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखा होगा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, जरूर आया होगा। और जिसके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा वो सही ट्रैक पे, वो मेरे साथ चल रहा है। ओके, सही ट्रैक पे सोच रहा है, मेरे साथ चल रहा है। क्या क्वेश्चन आया होगा, मुझे ये बताओ कि क्या ये सब ओके प्राइसिंग में क्या डबल टैक्सेशन हुआ है? देखो, मैं डायरेक्ट एक वर्ड पे नहीं आऊंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट या क्रेडिट कंसेप्ट नहीं आऊंगा। मैं क्रेडिट कंसेप्ट पिक्चर में कैसे आया, उसके पीछे का बैकग्राउंड, तो आपको ये लगना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो रहा था इसलिए क्रेडिट कंसेप्ट आया, और वो बाद में देखेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या यहां, जैसे हम इंटरेस्ट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, आपको कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। क्या ये ट्रांजेक्शन में क्या डबल टैक्सेशन हो रहा है? ओके श्रीनिवास, मैं क्रेडिट क्रेडिट कैसे आया वो बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ये बता क्या डबल टैक्सेशन हो रहा है? यस और नो? डबल टैक्सेशन हो रहा है? यस, तहा ने सही आंसर दिया है, डबल टैक्सेशन तो हो रहा है बेटा यहां पे। और आपके क्या क्या आंसर है, फटाफट बोलो। यस, ओके, अंशुल यस, विधि यस, डबल टैक्सेशन हो रहा है। कैसे डबल टैक्सेशन हो रहा है? क्योंकि ये जो 1300 रुपए प्राइस मैंने ली, ध्यान से सुनना, 1300 रुपए में 1100 परचेस प्राइस ली, प्लस 200 मेरा वैल्यू एडिशन है, मेरे खर्चे प्लस प्रॉफिट पर यूनिट मैंने निकाला, मेरा कॉस्टिंग प्रिंसिपल कॉस्ट शीट बनाई, तो मैंने 1300 और 13 पे फिर से टैक्स लगाया। मतलब बेटा ये तो डबल टैक्सेशन तो हुआ ही, क्योंकि 1300 में वो 100 इंक्लूडेड था, डबल टैक्सेशन हुआ। अच्छा आगे तो देखो, ये 1700, ये जो 1700 प्राइस है, ये 1700 में ये 100 भी इंक्लूडेड था और ये 130 भी इंक्लूडेड था। यानी यहां जब टैक्स लग रहा है, अब मेरी बात सुनना, यहां जब टैक्स लग रहा है तो ये 100 पे भी लग रहा है और ये 130 पे भी लग रहा है फिर से। यानी तो 100 पे तो 2 बार टैक्स लग गया, 2 बार टैक्स लग गया, और ये 130 पे भी लग गया। यानी और यहां पे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगा। और जब लास्ट प्राइस आई तो लास्ट में ये 100 भी इंक्लूडेड था, यानी 130 भी इंक्लूडेड था, 170 और फिर से टैक्स लग गया। यानी इमेजिन करो, एक मोबाइल फैक्ट्री से आपके घर तक आता है। सुनो यार प्लीज, कम ऑन, ओके सर, ओके यहां पे सुनो कि अगर यहां एक मोबाइल ओके फैक्ट्री से आपके घर तक आता है तो गवर्नमेंट खड़ी है, ओके गवर्नमेंट कहती है टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। ये कोई डांस नहीं चल रहा है बेटा, ओके ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओके तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स चल रहा है और गवर्नमेंट कमा रही है, ओके कमा रही है। और ऐसा हुआ इंडिया में 2004 तक ऐसा हुआ। फिर बाद में वैट कंसेप्ट आया, ओके मैं आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ये सेक्शन वेक्शन में बाद में। ओके वैट कैसे आया, फिर वैट से जीएसटी कैसे हुआ, ओके जीएसटी में फिर सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे आया, फिर आईजीएसटी कैसे आया। बस इसके आगे जगह नहीं है, मैं आगे नहीं जा सकता आगे नहीं जा सकता। लेकिन बेटा यस, यहाँ पे और ध्यान रहे कंसेप्ट पे, मेरा ब्रेक डांस नहीं देखना है कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ये ब्रेक डांस नहीं देखना है। तो ये हम धीरे धीरे जाएंगे और पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये यहां पे ओरिजिनल वैल्यू पर अगेन अगेन टैक्स आ रहा है, बिल्कुल सही पारुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अगेन अगेन टैक्स पे आ रहा है। तो ये इसको हम एक वर्ड देते हैं, इसको हम एक वर्ड देते हैं और वो वर्ड को कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कम ऑन कम ऑन, वो वर्ड क्यों कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट? क्या कहते हैं?
अरे यश बाद में देखेंगे कौन सा अकाउंट है। अब और एक एक मिनट, जो मुझे सीरियसली देख रहे हैं, डोंट स्टक विथ योर डाउट, आगे बढ़ने तो अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ट्रेलर मतलब मैं तो आपको सिर्फ टैक्स कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स से वैट पे आओगा, वैट से जीएसटी पे आओगा, जीएसटी से सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी पे आओगा। ओके, वहां से मैं आपको उठा रहा हूँ बेटा। ओके, और फिर हम एक्ट चालू करेंगे, और जब एक्ट चालू करेंगे तब मैं सेक्शन चालू करूंगा। ओके, तो इसको करेक्ट मुक्ता, यहाँ पे वंश। ओके, टेक्निकल इंसान, और टेक्निकल इंसान सही आंसर दे रहा है। ये इसको कहते हैं हम कैस्केडिंग इफेक्ट। ओके, इंटरेस्ट में हम वर्ड यूज करते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, और इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। और एक बात ध्यान रहे, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, डोंट स्टक विथ एनी डाउट, आगे बढ़ो। मैं धीरे, आपके सब क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये बेटा कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। इस कैस्केडिंग इफेक्ट को वैट में कैसे नलीफाई किया गया, और वैट से फिर जीएसटी कैसे इफेक्टिव लाया गया। ओके, 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने कहा कि हम जीएसटी ला रहे हैं, गुड्स एंड सिंपल टैक्स, गुड्स एंड सिंपल टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, उसने किस तरह से रिवॉल्यूशन लाया इंडायरेक्ट टैक्स में, आगे आगे देखो होता है क्या। ओके, बताओगे आपको। तो इन शॉर्ट मुझे ये एग्जांपल से आपको ये समझाना था कि एंटायर बर्डन पास ऑन, एंटायर बर्डन पास ऑन टू अल्टीमेट कंज्यूमर इनडायरेक्ट टैक्स में। अब मैं जो मेरा सस्पेंस था उसके ऊपर आऊंगा। ओके, चलिए यहां पे बेटा केस टू हमने ये देखा था कि भाई जो है, हमने, अगर आपको लास्ट डिस्कशन का एग्जाम्पल याद होगा, तो हमने ये देखा था कि आपकी सेल प्राइस 1 लाख है, टैक्स पेबल 10,000 है। आपने जर्नल एंट्री पास की, जर्नल एंट्री पास की कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू टैक्स पेबल, या फिर आपने क्रेडिट सेल किया होगा तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू टैक्स पेबल। और ये टैक्स पेबल क्योंकि आप सेल्स नेट पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एक सेलर ने ओके गुड्स बेचा, बर्डन पास ऑन, उसने गवर्नमेंट को 10,000 रुपए दिए, लेकिन वो बर्डन पास ऑन कर दिया। वो बर्डन पास ऑन करने के बाद वैल्यू 1 लाख रुपए थी। ओके, टैक्स 10,000 रुपए था। ओके, ये हमारे लास्ट सेशन में हुआ, इसलिए जिसने भी आज से ज्वाइन किया होगा अभी थोड़ा समझ ले, समझ में आ जाएगा उसको, लेकिन लास्ट सेशन जरूर देख ले सो दैट ओके वो लिंक में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे ये जो 10,000 रुपए है, ओके ये 10,000 रुपए, 1,10,000 आपने सेल्स रिकॉर्ड किया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए। फिर आपने ट्रेडिंग एक्सपेंसेस क्लेम किए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्लेम किए, और हमने ये बात की थी कि ये नेट प्रॉफिट पे क्या आएगा दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट पे आएगा इनकम टैक्स। ये नेट प्रॉफिट जिसको हम कौन से हेड में टैक्सेबल करवाते हैं, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बस इस चैप्टर के लिए ओके मैं कहता हूं कि आईडीटी थोड़ा ओके आगे करना चाहिए आपने, थोड़ा बहुत डीटी होने के बाद। ओके, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं। अगर आपको लास्ट सेशन का समझ में आ रहा होगा और ये सेशन का आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। थोड़ा हो सकता है कि स्लो लगे, पर डोंट वरी। ओके, धीरे धीरे ओके ये मेरा काम बनता है कि आपका इसमें बहुत इंटरेस्ट डेवलप करूं। ठीक है, अब यहां पे मैंने एक सवाल आपके सामने रखा था कि इस 1 लाख पे, वो याद करो सवाल क्या रखा था, इस 1 लाख पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं। क्या टैक्स पे कर चुका हूं, 10,000 रुपए। ओके, टैक्स पे कर चुका हूं गवर्नमेंट को, और बायर को पास ऑन हुआ है। मैं मानता हूं कि ये टैक्स जो है बायर को पास ऑन हो गया, कस्टमर को पास ऑन हुआ। लेकिन मेरा सवाल दूसरे अप्रोच से आपको, क्या कि गवर्नमेंट ने क्या ये 1,000 वैल्यू पे टैक्स ले लिया था, किसी से भी ले, सेलर से ले और बर्डन पास ऑन बायर से ले, पर क्या वो 1 लाख रुपए का जो टैक्स था 10,000 रुपए, क्या गवर्नमेंट ने ले लिया था, यस और नो। अब उसी वैल्यू का जब प्रॉफिट बचता है तो प्रॉफिट पे गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगा रही है, तो क्या गवर्नमेंट के एंगल से लो, क्या गवर्नमेंट ये लूट रही है क्या कि वो 1 लाख पे पूरा टैक्स ले लिया, ओके वाह वाह गवर्नमेंट को पैसा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, और बाद में उसी 1 लाख का 20,000 रुपए जो प्रॉफिट बचा, वो 20,000 रुपए प्रॉफिट पर भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगा रही है। मतलब ओके इसके पहले वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था वहां तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो ही रहा है, यानी ये तो इनडायरेक्ट टैक्स के कैस्केडिंग इफेक्ट है। मैंने तो यहाँ इनकम टैक्स लिया ही नहीं, कम ऑन, यहां मैंने इनकम टैक्स लिया ही नहीं, ये तो इनडायरेक्ट बस सेल के ही कैस्केडिंग इफेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स के ही कैस्केडिंग इफेक्ट है। मेरे डांस को मत देखना, ओके कंसेप्ट को देखना। क्लियर, यस और नो।
तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो यहां पे ये तो वो तो इनडायरेक्ट टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट था ही, प्लस प्लस ओके यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, क्या इसमें भी कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है क्या? इसमें भी डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या? तो बेटा अब हम इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इन दोनों का बेसिक डिफरेंस देखेंगे। प्राइमरीली ध्यान दीजिएगा, प्राइमरीली तो यस ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो 1 लाख रुपए पे टैक्स ले चुकी है उसके प्रॉफिट पे फिर से टैक्स ले रही है, मतलब डबल टैक्सेशन कर रही है। ऐसा हमें एज अ लेमैन लग सकता है, एज अ लेमैन लग सकता है, पर रियल सेंस में गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट अलग अलग है। क्या? चलो हिस्ट्री जानते हैं। अगर आप चाणक्य कौटिल्य के जमाने में आते हो तो वो केस में इनकम टैक्स डेवलप हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, यानी बुद्ध के पहले भी ओके ये टैक्स लगता था, या क्राइस्ट के पहले भी ये टैक्स लगता था। पहले वो काइंड में लगता था, अब वो मॉनेटरी टर्म में लगता है। जैसे मैंने गब्बर सिंह वाला एग्जांपल लिया ओके कि भाई किंग को गिफ्ट दो, बिजनेस करो और बर्डन पास ऑन करो, ये बेसिक एग्जांपल था। इनकम टैक्स बाद में डेवलप हुआ। अब यहाँ पे कोई इन बिटवीन ये नहीं करेगा, ध्यान से सुना, इनकम टैक्स बाद में डेवलप हुआ। और ये जो इनकम टैक्स बाद में डेवलप हुआ बेटा, ये क्या ऑब्जेक्ट से डेवलप हुआ? क्या होता था, जब भी किंगडम में जो भी बिजनेसमैन थे, जिसे जिसे संस्कृत में वैश्य कहा जाता था, 4 वर्ण थे ओके, वैश्य कहा जाता, मुझे उसकी डिटेल में नहीं जाना है, जो भी बिजनेस करते थे गवर्नमेंट ने उनके बिजनेस पे, आई रिपीट, उनके बिजनेस पे टैक्स लगाया था। और जो भी गवर्नमेंट ने उनके बिजनेस पे टैक्स लगाया था तो वो बर्डन पास ऑन कर देते थे, यानी ये 10,000 रुपए बर्डन पास ऑन। और उनकी जो बेसिक प्राइस होती थी 1 लाख रुपए, उससे वो प्रॉफिट कमाते थे। और प्रॉफिट पे पहले टैक्स नहीं था, इनकम टैक्स नहीं था। तो क्या हुआ कि ये सेलर जो है ओके, ये बिजनेस करते जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये बिजनेस करते जा रहे हैं, प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं, बिजनेस करते जा रहे हैं, प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं, और अगर टैक्स लग रहा है तो पास ऑन ओके, टैक्स लग रहा है तो पास ऑन ओके, वो पास ऑन होते जा रहा है। अब इससे क्या हुआ, ये जो बिजनेसमैन है इनके पास पैसा जमा होने लगा, और 2 क्लास डेवलप हो गए, रिच क्लास और पुअर क्लास। जिसके पास जो पैसा आ रहा है तो इतना आ रहा है, और टैक्स लग रहा है तो पास ऑन पब्लिक पे जा रहा है, और उनका प्रॉफिट उनके पास बचते जा रहा है, उनके तिजोरियों में पैसा ओके बढ़ते जा रहा है, और इकोनॉमी 2 पार्ट में डिवाइड होने लगी ओके, रिच क्लास और पुअर क्लास। तो फिर कुछ किंग ने ये सोचा, ध्यान से सुनना, कुछ किंग ने ये सोचा कि अरे यार, अगर हमारे किंगडम में इकोनॉमी अगर अच्छे ढंग से चलानी है, ध्यान से सुनना, अच्छे ढंग से चलानी है तो बैलेंस होनी चाहिए, 2 क्लास डिवाइड नहीं होने चाहिए जैसे आज इंडिया में ऐसा है ओके। और ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके पास इतना पैसा है कि इंडिया को खरीद सकते हैं, इंडिया को खरीद सकते हैं, इतना पैसा है ओके। आपको पता है कौन है? तो ओके तो इतना पैसा है, सब लाइसेंस उनके पास, सब बिजनेस उनके पास ओके, जियो इंडिया जियो। तो ऐसे केस में कुछ लोग हैं, अंबानी, अदानी, टाटा वगैरह, ये इनके पास बहुत पैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी बैलेंस होनी चाहिए, सबके पास पैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे वो कंट्री अच्छी तरह से चलती है। तो तब ये सोचा गया था, ध्यान से सुनो, तब ये सोचा गया कि नहीं यार, जिनके पास पैसा जमा हो रहा है वहां से निकाला जाए, निकाला जाए। और कौटिल्य के जमाने में ये सोचा गया था कि यहाँ पे यार ये इनकम टैक्स जैसा कोई टैक्स आना चाहिए कि जो ओके पैसा, जिनके पास पैसा जमा हो रहा है वहां से निकाला जाए और ओके बांटा जाए। जहाँ मतलब ये जैसे बिल्कुल ओके यहाँ पे समुंदर से पानी ओके यहाँ खींच लेना, सन ओके यहाँ पे सूरज जो है समुंदर से पानी खींचेगा और सभी तरफ बांटेगा ओके। ये ऐसा पुरानी फ्रेज थी, इंग्लिश में थी ओके। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे इनकम टैक्स की, ये पैसे वालों से पैसा निकालो और बांटो तो इकोनॉमी बैलेंस होगी। तो यहां पे पहली बार उन्होंने इनकम टैक्स लगाया। इनकम टैक्स का ऑब्जेक्ट बस ये था, डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमुलेट द इनकम ओके, विड्रॉ इट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। ध्यान से सुनना, डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमुलेट द इनकम ओके, इट इज डेंजरस सिचुएशन फॉर दैट कंट्री, फॉर दैट किंगडम। इसलिए निकालो और बांटो, उसका ऑब्जेक्ट ही अलग था, किसी के पैसा में जमा करने दो। इसलिए ये टैक्स इनकम पे स्पेशली लगता है, बिजनेस पे नहीं लगता है। इनकम किसी भी तौर से आप ओके कमाते हो, ये टैक्स लगेगा आपको।
ये टैक्स लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? ओके, तो ये ऑब्जेक्ट था इनकम टैक्स का। आज आपको फ्यूचर में पता चलेगा जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, तो आज इनकम टैक्स सभी पे नहीं लगता है। जिसने इनकम एक लेवल के ऊपर कमाया उनके ऊपर टैक्स लग रहा है। मतलब पहला स्लैब 10% और कमाया 20% और कमाया 30%, निकालो, पैसों वालों से टैक्स निकाला जाता है। तो इनकम टैक्स का ऑब्जेक्ट ये था कि किसी को पैसा एक हद से ज्यादा जमा मत करने दो, निकालो और पब्लिक में बांटो, तो ही इकोनॉमी हम चला पाएंगे। इसलिए इनकम टैक्स ये पर्सनल टैक्स हुआ। इसलिए इनकम टैक्स पेबल बाय पर्सन डायरेक्टली एंड ही कैन नॉट पास ऑन। क्यों? क्योंकि उसके तिजोरी से निकाला जा रहा है और पब्लिक में लाया जा रहा है, और वो किसी को पास ऑन नहीं कर सकता है, क्योंकि डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमुलेट द इनकम। मेरी बात समझ रहे हो आप? ओके, मेरी बात समझ रहे हो? वो ऑब्जेक्ट था इनकम टैक्स का। तो आईडीटी का ऑब्जेक्ट क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स का ऑब्जेक्ट क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स एक बिजनेस टैक्स है। वो जब आप बिजनेस करोगे तो उसका टैक्स लगेगा, क्योंकि बिजनेस करते वक्त आप रिसोर्सेस तो यूज कर रहे हो ना गवर्नमेंट के, और वो रिसोर्सेस यूज करके पैसा तो कमा रहे हो, और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए क्योंकि उनको कंट्री चलानी है। तो पहले बिजनेस वाले तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है कमोडिटी पे लगाया गया, सर्विसेज पे लगाया गया। जो बिजनेस में आइदर कमोडिटी का बिजनेस करोगे या सर्विस का बिजनेस करोगे या रियल एस्टेट का बिजनेस करोगे, और कौन से बिजनेस है? तीन ही सेक्टर में बिजनेस होते हैं, गुड्स में, सर्विस में या रियल एस्टेट में। तो वो लगाया गया। इसीलिए ये जो है बहुत अलग अलग है, ऑब्जेक्ट दोनों के बहुत अलग है। आई होप यू अंडरस्टूड। इनकम टैक्स का ऑब्जेक्ट है ओके कि किसी को पैसा जमा मत करने दो, निकालो वहां से, और इसका ऑब्जेक्ट बहुत अलग है। इनकम टैक्स इसलिए टैक्स ऑन इनकम है, इनकम अर्निंग एक्टिविटी है, तो इनडायरेक्ट टैक्स ये कमोडिटी और सर्विसेज पे है। तो मैं फिर से अपने पॉइंट पे आता हूं, तो क्या सर ये डबल टैक्सेशन है? ओके, ये डबल टैक्सेशन लगता है पर है नहीं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अलग है। इसका ऑब्जेक्ट है तिजोरी से पैसा निकालो, और इसका ऑब्जेक्ट है बिजनेस पे। भाई तू पैसा बिजनेस पे, तूने ट्रांजेक्शन किया, बिजनेस ट्रांजेक्शन, टैक्स दे और बर्डन पास ऑन कर। इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स बना और ये इनडायरेक्ट टैक्स बना। तो पहला डिफरेंस, चलो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आया ओके तो बोलो हाँ सर, जोर से बोलो हाँ सर, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। मैं आपको वेट करूंगा आपके आंसर का। ओके, समझ में आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाओ, मेरे लिए नहीं, बाकी सबके लिए। मुझे जरूरत नहीं है लाइक के बटन की। ओके, मुझे पता है कि मैं ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ाता हूं। यस मुक्ता, नाजमीन, आया समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब मैं थोड़ा इसके और डिटेल में जाता हूं। तो पहली बात दिमाग में फिट कर लो, फिट कर लो, इनडायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स ये अलग अलग है, दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग है। दोनों का ऑब्जेक्ट ओके, ये बिजनेस टैक्स है तो ये इनकम टैक्स है। दूसरा यहां पे तो डिफरेंस अगर हम देखें, डिफरेंस अगर देखें यहां पे डायरेक्ट टैक्स मैं लिखवा के दूंगा और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स नॉर्मली इनकम पे लगता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपको एक हद से ज्यादा पैसा जमा करने नहीं देगी, वो निकालेगी और लोगों में बांटेगी और इकोनॉमी को बैलेंस करेगी। इनडायरेक्ट टैक्स कमोडिटी पे लगता है, कमोडिटी या सर्विसेज पे लगता है। इसे इसलिए बिजनेस टैक्स कहते हैं, क्योंकि बिजनेस करते वक्त आप गवर्नमेंट के रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो इसे बिजनेस टैक्स कहते हैं। ठीक है, कमोडिटी टैक्स। दूसरा ये ट्रांसफरेबल नहीं है, पेएबल बाय पर्सन कंसर्न। ओके, जो पर्सन पे लगाया वही देगा, क्योंकि उसके ही तिजोरी से निकालना है, उसको क्यों किसी को ट्रांसफर नहीं करने देगा। पर्सन कंसर्न, स्पेलिंग वगैरह मत देखना बेटा। ओके, मैं कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, स्पेलिंग वगैरह आपने समझ लेना क्या है। कभी तो ऐसे डॉक्टर जैसी राइटिंग करूंगा मैं, तब बता दूंगा कि क्या लिखा है मैंने। ठीक है, तो पर्सन कंसर्न, तो यहाँ पे ये ट्रांसफरेबल है। ओके, ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। कम ऑन, एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी, सिर्फ अभी ध्यान दो। अब एक और बात करना चाहूंगा, आप अपने कॉमन सेंस से बताओ
कि किसका कलेक्शन ज्यादा होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स का? मैं वेट कर रहा हूं। यस, यश कह रहा है सर यू आर लुकिंग कूल। पढ़ बेटा पढ़। ओके, यहाँ पे चलिए ये बताओ कि यहाँ पे नालायक पढ़, किसका रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स का? तहा का कहना है कि सर डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए। मुक्ता का कहना है इनडायरेक्ट टैक्स का। प्रेम, जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, जीएसटी पे तो मैं आऊंगा, मुझे सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कोई डायरेक्ट कह रहा है कोई इनडायरेक्ट टैक्स कह रहा है, कोई डायरेक्ट टैक्स कह रहा है कोई इनडायरेक्ट टैक्स कह रहा है। तो यहां पे जस्ट मिनट बेटा, चलिए एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा और फिर से मुझे आंसर देना कि रेवेन्यू किसका होना चाहिए। बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड डिस्कशन, क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री और बैकग्राउंड पे है। जैसे कभी जब फैकल्टी आपको पढ़ाती है तो ये बताती है कितने सेक्शंस है, क्या पढ़ना है, किससे रिलेटेड है, मैं वहाँ से स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ। मैं टैक्स स्ट्रक्चर, फिर वैट, फिर जीएसटी, फिर आओगा ऐसा। इसलिए मुझे बिल्कुल जज नहीं करना अगले 4-5 दिन, और अगर आज समझा नहीं तो ऐसा मत कहना कि समझ में नहीं आ रहा है, कल बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ये मैं लिख कर देता हूँ, बस एक काम करना, कुछ पहले पढ़ के नहीं आना, कोरा कागज, माइंड बिल्कुल कोरा रखना, कोरा कागज था ये मन तेरा, ओके इस पे नाम लिख दिया मैंने मेरा, ओके तो मैं आईडीटी इसके ऊपर लिख दूंगा। आज नहीं समझा तो कोई डर की बात नहीं, कल समझ में आ जाएगा, सिर्फ मुझे बोलने दो, मुझे बहुत कुछ आपके साथ बात करनी है, बोलना है, ठीक है। तो यस, किसी ने डायरेक्ट कहा, किसी ने इनडायरेक्ट कहा, ओके चलिए, किसी ने डायरेक्ट कहा, किसी ने इनडायरेक्ट कहा। अब एक सवाल आपके सामने रखूंगा, ओके ओके, तो एक सवाल रखूंगा, मुझे ये बताओ, ये मैन्युफैक्चरर चॉकलेट बना रहा है, और ये चॉकलेट जो है मैन्युफैक्चरर से होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक चॉकलेट आ रही है। एक छोटा बच्चा भी चॉकलेट खरीद रहा है। जब एक छोटा बच्चा चॉकलेट खरीदता है तो क्या वो इंक्लूसिव ऑफ एमआरपी? एमआरपी में टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं, लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। कभी डेयरी मिल्क आपने खरीदी होगी तो लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, यस और नो? करेक्ट। या फिर एक बेगर है, ओके एक बेगर है और वो पार्ले बिस्किट खरीद रहा है, पार्ले के कंपनी में बिस्किट बने, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और उसके पास आए, एक बेगर भी टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब हुआ कि इंडिया में एक छोटे बच्चे से लेके तो ओके जिसकी इनकम बहुत कम है, बेगर तक, हर बंदा, रिपीट, हर बंदा इनडायरेक्ट टैक्स के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या मैंने सही कहा? बोलो सर सही कहा, बोलो मालिक मैंने क्या कहा, सही या गलत? यस बोलिए, अरे बोलिए बॉस, कि क्या हर बंदा जो कमोडिटी खरीदता है या हर बंदा जो सर्विसेज खरीदता है, क्या हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है? यस। आपको नहीं पता, ओके आप अगर मेरा कोर्स बाय कर रहे हो तो आपने भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया है। आप भी मोदी जी को कह सकते हो कि सर हम डेली सुबह से रात तक ओके गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके सुबह उठते हो आप, ओके नाश्ता करने जाते हो, बिस्किट खरीदते हो, कंट्रीब्यूट किया, ऑटो में बैठते हो, ओके बस में बैठते हो, सर्विसेज लगी, सर्विस जीएसटी लगा, उसमें कंट्रीब्यूट किया, आपने क्लास लगाया, अरे डेली आप गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हो, आपको हक बनता है। जितनी सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजें आपने खरीदी, जितने भी सर्विसेज आपने ली, आपने कंट्रीब्यूट किया है। मोदी जी हमें भी हक बनता है, हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अरे हाँ या ना? बोलिए हाँ। तो बेटा यहां बेगर भी टैक्स दे रहा है, एक छोटा बच्चा भी टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ पर मैंने कभी ये नहीं सुना, सुनिए ध्यान से, कभी ये नहीं सुना कि एक बेगर जो है इनकम टैक्स दे रहा है। ओके बेगर का पैन है, पैन पता है आपको क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके बेगर का पैन है और वो इनकम टैक्स दे रहा है।
ओके कि भाई हाँ बॉम्बे एक्सेप्ट बॉम्बे के बेगर्स एक्सेप्ट बॉम्बे के बेगर्स ओके हो सकता है उनकी इनकम बहुत हो सकती है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि बेगर पैन पैन है, इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, उसका भी नाम हो रहा है कि इस बेगर ने इनकम टैक्स दिया। ओके उसको यहाँ पे ग्रीनिस बुक ऑफ रिकॉर्ड में यहाँ पे उसका नाम आ रहा है। कभी सुना है आपने? ना, ना सुना है ना। यस करेक्ट। छोटा बच्चा कोई इनकम टैक्स नहीं दे रहा है पर वो आईडीटी दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। ओके बेगर इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है पर वो इनकम टैक्स नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ही बता दो कि किसका रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, किसका, डायरेक्ट टैक्स का या इनडायरेक्ट टैक्स का? अब बताओ मुझे, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने भी कंफ्यूजन मैं देख रहा था अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताओ ओके डायरेक्ट टैक्स का या इनडायरेक्ट टैक्स का? बोलो फटाफट, बोलो 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 बच्चों बोलो। अब सबके आंसर मुझे चाहिए कॉमन कि किसका ज्यादा होना चाहिए। जब एक बच्चा कंट्रीब्यूट कर रहा है यार, एक बेगर कंट्रीब्यूट कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्स में। यस मुक्ता का आंसर है आईडीटी 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 आईडीटी। वेरी गुड। और कितने स्टूडेंट कहना चाहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू ज्यादा है ना बेटा? ओके तो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, उसका रेवेन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूं, मैं तो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूं। ओके जस्ट जोकिंग है, लेकिन मैं वो टैक्स पढ़ाता हूं जिससे बहुत पैसा कमाया जाता है और आप भी कमाओगे। जीएसटी बेटा आज इतना कंफ्यूजिंग लॉ है। ओके गोल्ड माइन है, इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आप ओके लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैं आपको समझा रहा हूं, आप आगे इस पे प्रैक्टिस करोगे बहुत पैसा कमाओगे। चलिए तो यहाँ पे ये हुआ ना इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू, तो बिल्कुल सही बात है बेटा। गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू 60 to 65% कंट्रीब्यूट करता है और डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का ऑब्जेक्ट है जिनके पास पैसा हो उस पर टैक्स लगाओ। ओके और वो ओके जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स लगेगा। इसलिए अगर हम डिस्कशन की बात करें कि भाई यहाँ पे डिफरेंस की बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, ओके तो यहां रेवेन्यू कंपैरेटिवली रेवेन्यू जो है ये कम रहेगा, तो यहां पे रेवेन्यू मोर रहेगा, रेवेन्यू मोर रहेगा। ओके ये रेवेन्यू यहाँ कम रहता है तो यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा रहता है गवर्नमेंट का, अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए। ओके ये हुई ना बात। ओके यहाँ पे सभी इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू जो ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना। अब डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, होले चलिए। ओके तो नाउ अब देखिए मुझे आपसे एक सवाल है। इनकम टैक्स और आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स ये आप डेवलप करोगे। मेरा तरीका है बेटा कि चीजें आपने डेवलप करना चाहिए, मैं फटाफट बता के आगे बढ़ जाओ। ओके मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया ऐसा नहीं, मैं आपको सिंथेसाइज करूंगा, एक छोटे पौधे को जैसा पानी में दूंगा। ओके मैं फर्टिलाइजर दूंगा, लेकिन डेवलप तो उसको ही होना पड़ेगा। इसलिए आपको आजू बाजू की चीजें बताऊंगा, कंक्लूजन तो आपको लेना है। ठीक है तो नाउ यहाँ पे इनकम टैक्स, मुझे बताओ एक सेलर है और एक बायर है, अलग अलग बायर है और ये पूरे ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, ये ऐसे कंटिन्यूअस सेल परचेस के ट्रांजेक्शन कर रहा है। यहाँ पे प्राइस 1000 रुपये, फिर प्राइस 2000 रुपये, फिर प्राइस 3000 रुपये बिल बना रहा है, फिर प्राइस यहाँ पे 2000 रुपये, ये सेल कर रहा है। तो जब ये बंदे से इनकम टैक्स पे करवाना है ये बंदे से इनकम टैक्स पे करवाना है, तो मेरा आपसे सवाल है कि इसका टोटल टर्नओवर हुआ। ओके मैं लूँगा टर्नओवर, ये वर्ड को तो आप जानते हो, टोटल टर्नओवर 3000 प्लस 3000 6000 प्लस 2000 8000 रुपये हुआ, 8000। तो इनकम टैक्स यहाँ पे, इनकम टैक्स यहाँ पे, अब पहला सवाल क्या 8000 पे लगेगा? 8000 पे लगेगा जो उसका टोटल टर्नओवर है, या फिर 8000 माइनस ट्रेडिंग एक्सपेंसेस
माइनस प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस, यानी लेस एक्सपेंसेस होंगे, लेस एक्सपेंसेस यहाँ पे 7,000 रुपये, और नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1,000 रुपये। तो मुझे आप बताइए इनकम टैक्स कितने पे आएगा, टोटल 8,000 पे आएगा या फिर 1,000 पे आएगा? ओके, वेट करूंगा आपके सामने। ओके, ये वेट करूंगा आपके सवाल जवाब, आपके आंसर का, जो मैंने सवाल पूछा आपके जवाब का वेट करूंगा। प्रेम का आंसर आया 1,000 रुपये। कोई लाइफ लाइन यूज करना चाहोगे प्रेम? परुल का आंसर आया, परुल 2 केस, सेकंड केस, हाँ सेकंड केस में 1,000, सबका 1,000 पे आ रहा है, सभी का आंसर 1,000 पे आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, यानी आपका इनकम टैक्स जो है वो 1,000 पे आना चाहिए, सभी का ये आंसर है। यानी इनकम टैक्स ऑब्वियसली है, तिजोरी टैक्स है, जितना कमाओगे उस पर ही आएगा खर्चा जाके, सभी कह रहे 1,000 पे आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, गवर्नमेंट को ये बंदे से टैक्स कलेक्ट करना है और इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, किससे? सप्लायर से इनकम टैक्स करने का, और उसके प्रॉफिट पे कलेक्ट करना है। अब पहला ध्यान से सुनना, पहला ट्रांजेक्शन हुआ 1,000 का, पहला ट्रांजेक्शन हुआ 1,000 का। क्या गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन होते ही, अब मुझे इसका आंसर थोड़ा डिटेल में लिख के देना, ठीक है? क्या गवर्नमेंट, जैसा पहला ट्रांजेक्शन हुआ, ओके 1,000 का इसने ट्रांजेक्शन किया और कुछ इनकम तो कमाया होगा उसने वो ट्रांजेक्शन पे, कुछ तो नेट प्रॉफिट कमाया होगा, इनकम कमाया होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तुझे 1,000 में इनकम मिल गई, ओके तुझे मिली, मुझको भी चाहिए भाई, मुझको भी चाहिए, ओके तुझको मिला, मुझको भी चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 1,000 रुपए का उसने सेल किया, उसमें कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा। तो क्या वो जो उसने प्रॉफिट कमाया, गवर्नमेंट इमीडिएटली सेल ट्रांजैक्शन होते ही, सेल ट्रांजैक्शन होते ही हमें इनकम टैक्स चाहिए, क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। अगर कर सकती है तो क्यों, उसका भी रीजन चाहिए, और नहीं कर सकती है तो क्यों, उसका भी रीजन चाहिए, उसका भी रीजन चाहिए। बोलिए बोलिए, असेसमेंट ईयर में होगा तो प्रोविजन ईयर में करना पड़ेगा। चलो प्रेम ने आंसर दिया, नहीं नहीं नहीं, आप आंसर सही ढंग से दो। क्या वो इमीडिएट इनकम टैक्स, ओके आंसर आया नो सर, इमीडिएट नहीं कलेक्ट सकते। ओके, एक आंसर तहा का आया नो, आफ्टर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का पीरियड होना चाहिए। नो, इनकम टैक्स है सर, आफ्टर ऑल ट्रांजेक्शन ऑन द नेट प्रॉफिट, हम नेट प्रॉफिट पे लगा रहे इसलिए इमीडिएट कलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, सेंसिबल इन्वेस्टिंग, सेंसिबल इन्वेस्टिंग का आंसर, बड़ा सेंसिबल आंसर आया। ओके सर, रोज प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट हो सकता है, क्या आप जवाब दोगे कि सर हर ट्रांजैक्शन वाइज हम प्रॉफिट क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? ओके, क्या ट्रांजैक्शन वाइज हम क्यों नहीं प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते? जवाब दीजिए। सर बिजनेस करेंगे कि प्रॉफिट निकलेंगे, निकलेंगे, निकालेंगे, यस ये भी सही है। इनकम ऑन प्रीवियस ईयर, ये सब टेक्निकल वर्ड है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर आपको आपके फैकल्टी ने पढ़ाया। मुझे एक लेमैन जैसा आंसर चाहिए, जैसे सेंसिबल ने दिया, सेंसिबल इन्वेस्टिंग ने दिया, लेमैन जैसा आंसर चाहिए। ओके, उमेश ने भी अच्छा आंसर दिया, बिकॉज सर हमें एग्जैक्ट इनकम पता नहीं चलती है ट्रांजेक्शन वाइज। क्यों नहीं पता चलती है उमेश? ओके एक बार बता देना यार, क्यों नहीं पता चलती है ओके ट्रांजेक्शन वाइज इनकम? मैं आपको डायरेक्ट कोई चीजें नहीं बताऊंगा, मैं इनडायरेक्ट ही डेवलप करवाऊंगा, आप आंसर दोगे उसका। ओके ये ऐसा कभी नहीं बताऊंगा कि असेसमेंट ईयर आ गया एंड प्रीवियस ईयर आ गया एंड प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर में होता है, नहीं, आपको समझना चाहिए कि ये डेवलप कंसेप्ट कैसे आया। मैं मानता हूं। ओके एक सवाल आया मासूम का, सर बिकॉज टैक्स हैपन डेली विच इज टफ टू कैलकुलेट प्रॉफिट डेली। हाँ मैं मानता हूं ना, डेली टफ है, पर क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा कॉस्टिंग प्रिंसिपल, तो कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस वेरिएबल होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं। जैसा रेंट जो है ओके फिक्स एक्सपेंसेस है वो मंथली क्वांटिफाई होता है, ओके कुछ एक्सपेंसेस जो है ओके हाफ ईयरली क्वांटिफाई होते हैं, कुछ ये एक्सपेंसेस ईयरली क्वांटिफाई होते हैं। क्या आप मेरी बात से एग्री हो?
यस और नो? क्योंकि हमें एक्सपेंसेस का तो डिडक्शन देना है, पर ट्रांजैक्शन वाइज एक्सपेंसेस निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, हम एस्टिमेशन कर सकते हैं पर एक्चुअल नहीं निकाल सकते। हम एस्टिमेशन कर सकते हैं पर एक्चुअल नहीं निकाल सकते। तो बेटा इसीलिए इसीलिए गवर्नमेंट को यह पता था कि भाई इनकम टैक्स जब हम कलेक्ट करने जाएंगे, वो भी नेट प्रॉफिट पे कलेक्ट करने जाएंगे, सुनना, नेट प्रॉफिट पे कलेक्ट करने जाएंगे तो ये नेट प्रॉफिट हर ट्रांजैक्शन वाइज नहीं निकाल सकते हम। इसके लिए कुछ पीरियड रखना पड़ेगा, और वो पीरियड रखा गया 12 मंथ्स। वो पीरियड रखा गया 12 मंथ्स। ओके, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग जो डेवलप हुई वो साल भर की अकाउंटिंग डेवलप हुई, इसलिए अकाउंटिंग को ध्यान में रखते हुए वो पीरियड डिसाइड किया गया 12 मंथ्स। और यहां से पिक्चर में आया कि देखो भाई, हम हर मंथ में तो आपसे इनकम टैक्स मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि हर मंथ में एक्सपेंसेस क्वांटिफाई नहीं होते, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं। ओके, तो हम आपसे जो टैक्स लेंगे, ओके, साल होने के बाद लेंगे। कम ऑन। ओके, हम आपसे, ओके, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। ओके, तो हम आपसे टैक्स जो लेंगे वो क्या साल होने के बाद लेंगे। और फिर पिक्चर में आया ओके कि क्या प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ओके, यानी पूरा साल होने दो प्रीवियस ईयर, और फिर उसको असेस करेंगे असेसमेंट ईयर। यानी आप ओके पूरे साल भर का ट्रायल बैलेंस बनाओ, पूरे साल भर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, पूरे साल भर का एक्सपेंसेस क्लेम करो, और साल भर का जो नेट प्रॉफिट है उस पर हमें टैक्स दो। हाँ, फिर बाद में वो बात अलग है कि एडवांस टैक्स वगैरह कंसेप्ट आया, पर वो अभी हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे। इसलिए यहां पे जो टैक्स असेसमेंट होता है, कम ऑन, ओके, इसलिए यहां जो टैक्स असेसमेंट होता है वो प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर में होता है, क्योंकि पूरा साल होने दो, कमाओ। गवर्नमेंट कहती है कमाओ कमाओ यार, पूरा साल भर कमाओ। ओके, और ओके मज्जा करो मज्जा। ओके ओके, तू मज्जा कर, मैं भी मज्जा करता हूं। ओके, गवर्नमेंट कमाने देगी। ओके, तो ये सप्लायर क्या, सप्लायर 1,000 रुपये आया, ओके, इसके जेब में आ गया, प्रॉफिट, मजा कर रहा है, अभी तक टैक्स नहीं दिया गवर्नमेंट को। फिर और पैसा आया, ये मजा, और प्रॉफिट आ गया, उसके इसके जेब में पैसा आ गया, इसके जेब में पैसा आ गया, इसके जेब में पैसा आ गया, और पूरे साल भर में जो पैसा आएगा फिर क्वांटिफाई कर और हमें टैक्स दे। इसलिए यहां पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पिक्चर में आया। यस और नो? यस सर। ओके, लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर सप्लायर सेल कर रहा है, बायर को सेल कर रहा है, प्राइस है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, और इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाना है, तो मैं यहां इनडायरेक्ट टैक्स में असेसमेंट ईयरली करूंगा? पहले तो मुझे बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स नेट प्रॉफिट पे लगेगा या आपके प्राइस पे लगेगा? कम ऑन, मुझे आंसर चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स नेट प्रॉफिट पे लगेगा या आपके प्राइस पे लगेगा? बताइए फटाफट, क्योंकि ये बिजनेस टैक्स है और आपके बिजनेस करने की वैल्यू 1,000 रुपए है, आपने 1,000 का बिजनेस किया है। बताइए। प्राइस पे लगेगा ना? प्राइस पे लगेगा ना? वेरी गुड वेरी गुड, सब प्राइस 1,000 पे लगेगा। अब मेरा दूसरा सवाल है, मुझे 10% इसके प्राइस पे लेना है और पास ऑन भी करना है इमीडिएट, बाद में आने वाला नहीं है। ओके, ऐसा नहीं होगा कि सप्लायर ने 1,000 में दे दिया बायर को और कहा कि आना बाद में मस्त पैकी, मैं तुझे तेरे से टैक्स लूंगा, मस्त पैकी आना ना दुखे। ओके, तो मुझे आपसे एक सवाल करना है कि सप्लायर को टैक्स लगाना भी है और पास ऑन भी करना है, तो ये टैक्स मैं पीरियड वाइज क्वांटिफाई करूं या ट्रांजैक्शन वाइज क्वांटिफाई करूं? जैसे इनकम टैक्स तो क्लियर हो गया, इनकम टैक्स जब क्वांटिफाई होगा, कैलकुलेट होगा, वो पीरियड वाइज होगा और वो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बेस पे होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, कम ऑन, आई नीड योर अटेंशन, इनडायरेक्ट टैक्स ये पीरियड वाइज जाएगा या ट्रांजैक्शन वाइज जाएगा? बताओ आपका लॉजिक क्या कहता है? ओके, आई नीड योर इन्वॉल्वमेंट, डोंट बी अ डम्प। ओके, मुझे जो भी सुन रहा है एक एक बंदा मुझे अपने अपना व्यू कंट्रीब्यूट करेगा तो ही मजा आएगा डिस्कशन में बेटा। चलिए बोलो फटाफट। ओके, ये ईयर वाइज या ट्रांजैक्शन वाइज क्वांटिफाई करेंगे? वेरी गुड इशिका, परुल, अंशुल, ज्ञानेश्वर, उमेश, वंश, सभी ने कहा ट्रांजैक्शन वाइज। ऐसे तो लॉ बनता है यार। ओके, जब पूरी डेमोक्रेसी है इंडिया में, जब सब जो कह रहे हैं वही तो लॉ है, सब जो कह रहे हैं वही तो लॉ है। देखो हमने लॉ बना लिया।
हमने लॉ बना लिया। ओके, यानी यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांजैक्शन वाइज होता है। ओके, ट्रांजैक्शन वाइज क्वांटिफाई करना पड़ेगा और पास ऑन करना पड़ेगा। इसीलिए दोनों टैक्स का दूर दूर का रिश्ता नहीं है। ओके, इनकम टैक्स के अप्रोच ही अलग है और इनडायरेक्ट टैक्स का अप्रोच ही अलग है। इसलिए आपने अभी इसी मूवमेंट पे कहता हूं कंपेयर मत करना। इसका अप्रोच है इनकम अर्निंग पे है। ओके, ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर होता है, ये ट्रांजैक्शन वाइज होता है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसे वर्ड नहीं आएंगे असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर एंड ये ईयर एंड वो ईयर। ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन पे क्वांटिफाई होगा। ओके, पहला हुआ भाई क्वांटिफाई कर पास ऑन, क्वांटिफाई कर पास ऑन, क्वांटिफाई कर पास ऑन। ये समझा कि नहीं समझा आपको? अगर समझा होगा तो बोलिए हाँ सर। ओके, बहुत अच्छे से समझा और मजा आ गया। और एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, मेरे लिए नहीं बाकियों के लिए। ठीक है। ये आजकल जमाना लाइक का हो गया बेटा, यूट्यूब का जमाना हो गया। मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स मैंने पढ़ा दिए फाइनल इंटर लेवल पे। ओके, तो मैं कभी क्रेडिट नहीं लेता था, पर जमाना हो गया लाइक का, तो आप कर दीजिए मेरे लिए लाइक। चलिए, ट्रांजेक्शन वाइज होगा, इसलिए बेटा यहाँ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर नहीं आएगा। ठीक है, और दोनों के अप्रोच अलग है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आपने इसको मर्ज मत करना, इसको मर्ज मत करना। इज इट क्लियर? तो अब इसी एग्जाम्पल से एक सवाल और पूछना चाहूँगा, इसी एग्जाम्पल से एक सवाल और पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट की, क्योंकि ये टैक्स तो गवर्नमेंट को कलेक्ट करना है, इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट को कलेक्ट करना है, इनडायरेक्ट टैक्स भी गवर्नमेंट को कलेक्ट करना है। ठीक है, और गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बनाती है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, ध्यान सुनना, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपके मोटर व्हीकल पे कंट्रोल करना है, ट्रैफिक रूल आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए आरटीओ डिपार्टमेंट फिक्स करती है, फिर आरटीओ ऑफिसर लगाती है, हर चौक पे खड़ा करती है, उनको सैलरी देती है। ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाएगी, ऐसे जीएसटी डिपार्टमेंट बनाएगी, कहेगी कि जाओ हर बिजनेसमैन के रिकॉर्ड चेक करो, स्क्रूटिनी करो, रेड करो, इन्वेस्टिगेशन करो, देखो कि सब टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे हैं, अच्छे से सही ढंग से पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये पैसा कलेक्ट करने के लिए खर्चा भी करेगी, क्योंकि उनको टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और उसके लिए इतने डिपार्टमेंट सेटअप करेगी, ऑफिसर सेटअप करेगी, पूरे इंडिया में अपनी सेना लगाएगी और जाओ कहेगी अपने सेना को फैल जाओ, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ इनकम टैक्स या जीएसटी, सबको बोलेंगे जाओ फैल जाओ और देखो कि सब लोग बराबर टैक्स दे रहे कि नहीं दे रहे, नहीं दे रहे होगे तो पनिश करो, जेल करो, ये करो वो करो, करेगी गवर्नमेंट। अब आपसे एक सिंपल सवाल, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ ज्यादा होगा? इनकम टैक्स कलेक्ट करने में ज्यादा होगा या इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में ज्यादा होगा? ओके, गवर्नमेंट का खर्चा कहां ज्यादा होगा बताइए फटाफट। बोलो फटाफट। मुक्ता का कहना है कि गवर्नमेंट का खर्चा इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में ज्यादा होगा। सेंसिबल का कहना है इनकम टैक्स, अनिश का कहना है इनकम टैक्स, मासूम का कहना है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा अच्छा। आपका कहना है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में ज्यादा होगा, इनकम टैक्स कलेक्ट करने में कम होगा। ठीक है, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे बताओ कि अगर कोई पैसा आपकी जेब में आ जाए, आपके पॉकेट में आ जाए, और वो पैसा पहले तो पूरा आपके पॉकेट में आ गया, ओके, और पूरा पैसा पॉकेट में आने के बाद 1 साल बाद गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि आपका असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर आएगा। ओके, तो 1 साल बाद गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, क्या आपका मन मानेगा 1 साल बाद? क्योंकि पैसा आ गया, खर्चा भी कर दिया, मौज मस्ती होगी, ओके, खाना पीना भी हो गया, ओके, और फिर 1 साल बाद गवर्नमेंट को देना है, क्या आप दे पाओगे गवर्नमेंट को? दूसरा दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो क्या है बेटा, 10% टैक्स लगा दिया, ओके, और गवर्नमेंट को पे कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया और पास ऑन। ठीक है, पास ऑन।
डायरेक्ट टैक्स आप पास ऑन नहीं करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स आप पास ऑन करोगे। साइकोलॉजी से बताओ कि कहां यहां पे टैक्स न देने की साइकोलॉजी तैयार होगी। डायरेक्ट टैक्स में क्या है, एक बिजनेसमैन, ठीक है ना भाई, मुझे टैक्स लग रहा है, मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं एंड पास ऑन, फिर आगे पास ऑन, फिर होलसेलर पास ऑन, रिटेलर पास ऑन, अल्टीमेट कंज्यूमर तक। और यहां पे आप पास ऑन नहीं कर सकते हो, ये तो आपके जेब को, पॉकेट को लगेगा और आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो मुझे बताओ टैक्स अवॉइड करने की साइकोलॉजी कहां ज्यादा रहेगी, इनकम टैक्स में या इनडायरेक्ट टैक्स में? इसका आंसर तो सही दो। टैक्स अवॉइड करने की यहां पे साइकोलॉजी कहां रहेगी? मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एवरीबडी मस्ट इन्वॉल्व इन आवर डिस्कशन। यस, डायरेक्ट टैक्स में परुल का कहना है सर गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे डायरेक्ट टैक्स में, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। चलो यहां तो सब ओके, यहां तो सब एग्री है। इनकम टैक्स में एक बार पैसा जेब में आ गया ना, अब आपको बताओ क्या, पैसा एक बार जेब में आता है, यहां ना दिल को दो चीजें, ओके, एक तो पैसा और दूसरा आपको पता है, एक बार यहां आ गई ना, निकालना बड़ा मुश्किल है, यहां से निकालना बड़ा मुश्किल है। ओके, तो ये तो एक्सपीरियंस आपको होगा कि यहाँ आने वाली चीज निकलती बहुत मुश्किल से है। तो अब ऐसे केस में हमारा भी जमाना था, हमने भी बहुत सी चीजें यहाँ बैठाई थी। तो चलिए, तो इनकम टैक्स में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा है टैक्स अवॉइड करने की, इनडायरेक्ट टैक्स में साइकोलॉजी कम है। क्यों? क्योंकि बर्डन अगर आ भी रहा है तो पास ऑन हो रहा है। तो एक बिजनेसमैन का क्या सोचता है, जैसे आपके केस में, मैं आपको, जब आप एडमिशन लोगे तो जीएसटी लगेगा, तो मैं जीएसटी गवर्नमेंट को क्यों नहीं दूंगा यार, मेरा क्या जा रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा हूँ पास ऑन, मैं आपसे कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा क्या जा रहा है, मैं क्यों अवॉइड करूँ? क्योंकि अगर मैंने टैक्स छुपाया तो अननेसेसरी मेरा बिजनेस गवर्नमेंट बंद कर देगी, रेड करेगी, अरेस्ट करेगी, इंप्रिजनमेंट करेगी, दुनिया भर की एक्शन मेरे अगेंस्ट में लेगी। अब मैं क्या करूं, मैं तो भाई मैं आपसे ले रहा हूं, गवर्नमेंट को पे रहा हूं, पे कर रहा हूं, बात खत्म। पर इनकम टैक्स में यहाँ पे डायरेक्ट साइकोलॉजी बहुत ज्यादा है अवॉइड करने की। और बेटा, जहां सिग्नल तोड़ने की आदतें ज्यादा है ना, वहां आरटीओ ज्यादा लगाए जाते हैं। और जहां डिसिप्लिन है ना, वहां एक सिग्नल पे आपको आरटीओ दिखेगा भी नहीं। कहीं पुणे में तो आप देखोगे, दिल्ली में देखोगे, मुंह में एक सिग्नल पे 10-10 आरटीओ हो गए। इन शॉर्ट, इनकम टैक्स में टैक्स अवॉइड करने की साइकोलॉजी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लोग बहुत छुपाते हैं क्योंकि वो पिंच करता है तुम्हारे दिल को, और कि तुम पास ऑन भी नहीं कर सकते, तुम्हारे तिजोरी में से पैसा निकाल के लेके जाता है। ऐसे सिचुएशन में जहां साइकोलॉजी ज्यादा है, वहां ऑफिसर ज्यादा लगाने पड़ते हैं टैक्स कलेक्शन के लिए, रेड करवानी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ता है। और जीएस इनडायरेक्ट टैक्स में कम है साइकोलॉजी, इसलिए ऐसे केस में यहाँ इतने ऑफिसर नहीं होते हैं। मतलब कंक्लूड करता हूँ बेटा, इनकम टैक्स में गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा है टैक्स कलेक्शन का, अगर हम कंपेयर करें, और इनडायरेक्ट टैक्स में कम है। मतलब सी दिस आयरनी। ओके, जहाँ तक हम बात करें रेवेन्यू की, तो ओके, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू कम है, पर इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू क्या, इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू ज्यादा है। और जहां तक हम कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की बात करें, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कम ऑन ध्यान से सुनो, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, तो यहाँ डायरेक्ट टैक्स की कॉस्ट ऑफ कलेक्शन मोर है, और यहाँ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ओके यहाँ पे लेस है। ओके, सी दिस आयरनी, रेवेन्यू कम, कॉस्ट ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा, कॉस्ट कलेक्शन। तो सर, तो हम तो इनकम टैक्स में लॉस में चले गए क्योंकि रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा। ये कॉस्ट कंपैरिजन में है। मतलब ऑब्वियसली अगर हम ऐसा कंपेयर करें तो रेवेन्यू ज्यादा ही है कॉस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर हम आईडीटी के साथ कंपेयर करें तो फिर ओके, इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट कंपेयर करें तो ऐसे सिचुएशन में ओके, इसकी कॉस्ट ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू आईडीटी। और ये मैं मानता हूं बिल्कुल सही है आपका। ओके, हम छुपाते हैं इनकम टैक्स, एक बार पैसा आ गया घर में, ऐसा आपने देखा होगा अगर आपके यहाँ बिजनेस होगा तो, ओके, घर में कमाने वाला एक होता है, पर हम रिटर्न सबके भरते हैं इनकम टैक्स में, क्योंकि वो इनकम को डाइवर्ट कर देते हैं, बेसिक एग्जाम्पशन लेते हैं। ओके, तो छुपाते हैं इनकम टैक्स में, तो छुपाने की यहाँ ओके साइकोलॉजी बहुत ज्यादा है। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो चलिए, ओके, यहाँ पे हमने ये कुछ डिफरेंसेस देखे बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो चलिए बेटा, यहाँ पे ये डिफरेंसेस लिख लेते हैं, यस और नो। पर उसके पहले आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल
ये देखिए बेटा, यह एग्जाम्पल दिया है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टूथपेस्ट, ही हैज डन ओनली अ सिंगल सेल इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 of rupees 20 lakhs. He has incurred the following expenses to run the business in a financial year. उसका सेल जो हुआ है, एक ही सेल है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, अज्यूम करो, यानी उसका टर्नओवर 20 लाख का है. सैलरी और वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, अदर एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस. ओके, ही ऑल्सो लायबल टू पे टैक्स ऑन सेल, और वो कितना बेटा, 10%. प्रेम पूछ रहा है सर आप कितना टैक्स पे करते हो? बहुत कम पे करता हूँ बेटा, मुझे मेरे कंपनी से सैलरी मिलती है, ओके, मैं सैलरीड हूँ, बहुत कम पे करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे 10% कैलकुलेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी आपको दो कॉलम करो, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसी ट्रांजेक्शन का इनडायरेक्ट टैक्स आपको निकालना है तो कैसे, और इसी ट्रांजेक्शन का डायरेक्ट टैक्स आपको निकालना है तो कैसे. इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, ठीक है. अब इनडायरेक्ट टैक्स जब आप निकालोगे, ओके, तो सिंपल है. इनडायरेक्ट टैक्स तो आपकी जो सेल प्राइस है, कितनी सेल प्राइस है बेटा, 20 लैक्स, 20 लैक्स का 10% टैक्स, तो प्राइस ऑफ गुड्स, यहाँ पे 20 लैक्स, उसके ऊपर टैक्स ऑन सेल एट द रेट 10%, तो वो हुआ 2 लैक्स, यानी कितना हुआ बेटा, ये 22 लैक्स. कितना हुआ, 22 लैक्स टोटल प्राइस. ये मेरी टोटल प्राइस हुई, जिसको एमआरपी भी कर सकते हो, एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ प्राइसेस. ठीक है. मैं आपको अभी बता देता हूँ, आईडीटी में सरचार्ज, जीएसटी पे सरचार्ज नहीं है, सरचार्ज इनकम टैक्स में है, जीएसटी में कोई सरचार्ज नहीं है. ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में नेक्स्ट, अरे फालतू बातें मत करो, चलो यहाँ पे मेरे साथ. डायरेक्ट टैक्स पे करना है, तो आपका टोटल टर्नओवर 20 लाख रुपए लेस एक्सपेंसेस, आपको खर्च, जो भी खर्चे होते हैं उसका डिडक्शन मिलता है. सैलरी एंड वेजेस, अब एक एक लिखते जाओ. आप लिख रहे हो ना मेरे साथ, एटलीस्ट नोटबुक में लिखो यार, आपने प्रिंट आउट नहीं निकाली होगी तो. सैलरी और वेजेस 2 लाख रुपए, ओके, वो डिडक्ट करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका जो है 1 लाख रुपए. उसके बाद में नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ पे 1,50,000 रुपये. उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस 3,50,000 रुपये, और बैंक चार्जेस 1 लाख रुपए. ये अगर आप डिडक्ट कर दो तो कितना आता है बताओ फटाफट, मेरे पास कैलकुलेटर है क्या? मेरे कैलकुलेशन वीक है बेटा, मेरे इंटरप्रिटेशन बहुत स्ट्रांग है. हाँ, पहले ही कह दे रहा हूँ. -2 और 1 3 4 4.5 5 8 9 लाख होना चाहिए, -9 लाख, 11 लाख आना है क्या? 11 लाख बिल्कुल सही है. मेरे कैलकुलेशन वीक है, हाँ, मेरे इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग है. मुझे डीटी, आईडीटी और लॉ में सीए फाइनल लेवल पे तीनों सब्जेक्ट में अबव 75 थे. ठीक है, लॉ सब्जेक्ट में भी, डीटी में भी और आईडीटी में भी. ठीक है, 11 लैक्स, ये आपका नेट प्रॉफिट आया. ओके, और इस नेट प्रॉफिट पे लगेगा इनकम टैक्स, इस पे लगेगा आपका इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स का स्लैब वगैरह आपकी फैकल्टी पढ़ाएगी. ओके, क्या स्लैब है क्या नहीं है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ. अज्यूम
यहाँ पे 1,50,000 का आप इनकम टैक्स दे रहे हो, यानी बेसिक एग्जम्पशन, फिर 10%, 20% प्लस सरचार्ज वगैरह सब मिला के अज्यूम करते हैं कि आप इनकम टैक्स दे रहे हो। इस प्रॉब्लम से भी से मुझे ये बताना है कि यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स टोटल प्राइस पे लगता है, तो डायरेक्ट टैक्स जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे लगता है। दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है, ये बिजनेस टैक्स है, तो ये ध्यान से देखिएगा, दोनों का ऑब्जेक्ट बहुत अलग है बेटा। ये बिजनेस टैक्स है, तो ये ओके आपके इनकम पर टैक्स है, ट्रेजरी टैक्स है, ओके तिजोरी का टैक्स है। ओके, तो दोनों अलग अलग चलते हैं। ये ट्रांजेक्शन वाइज क्वांटिफाई होता है, तो ये जो है पीरियड वाइज क्वांटिफाई होता है। डन, आगे बढ़ो। तो चलिए अब डिफरेंस लिख लीजिए बेटा, नीचे जो दिया गया है। ओके, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो चलिए कॉलम कीजिए। अब मैं डिफरेंस लिखा के देता हूँ, एग्जाम में आ सकता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, चलो पहला डिफरेंस लिखो यहाँ पे। पहला डिफरेंस लिखो, इट इज पेएबल। इट इज पेएबल, पहला लिखो, इट इज पेएबल ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी। इनकम अर्निंग एक्टिविटी मतलब आप पहले वेल्थ टैक्स भी टैक्स, अभी वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया, लेकिन वेल्थ भी इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स ही था। वेल्थ टैक्स तो जिससे भी आप पैसा कमाते हो, ओके, उस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है। तो लिखो, इट इज पेएबल ऑन गुड्स और सर्विसेज। यही लिख दो, ऑल्सो, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज। It is normally called as personal tax. Second, it is normally called as business tax. बिजनेस टैक्स नहीं, इनकम टैक्स भी बिजनेस पे लगता है आपके प्रॉफिट पे, लेकिन उसे वही है कि आपका नेट इनकम पर्सनल था। बिजनेस टैक्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड लिखो, इट इज पेएबल बाय पर्सन कंसर्न person concern. It is payable by one person and transferable to another. The entire burden is on ultimate consumer. Entire burden is on ultimate consumer. Next, fourth, it is progressive in nature. सर ये क्या होता है? ओके, प्रोग्रेसिव इन नेचर। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब इनकम टैक्स बेटा, आपका इनकम बढ़ेगा तो टैक्स लगेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे तिजोरी में पैसा आएगा वैसे वैसे हम निकालेंगे। लेकिन ओके, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है। आज बिस्किट जो भी खरीदता है, अगर बिस्किट का जीएसटी रेट 18% है, तो बेगर भी खरीदा तो भी 18% है, और कोई रिच क्लास मुकेश अंबानी ने भी खरीदा तो भी 18% है।
चॉकलेट डेयरी मिल्क की मुकेश अंबानी इन्होंने खरीदी तो भी 28% का टैक्स है, बेगर ने भी खरीदा तो 28% का टैक्स है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स एक तरह का रिग्रेसिव नेचर हो जाता है। रिग्रेसिव नेचर होता है मतलब क्या, कि भाई वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, उतना ही बर्डन बेगर पे डालता है, पुअर क्लास पे डालता है, मिडिल क्लास पे डालता है, और उतना ही बर्डन रिच क्लास पे डालता है। इसलिए क्या हो जाता है, जो पुअर क्लास है या मिडिल क्लास है, ओके, ये रिग्रेशन करते हैं फिर कि अरे यार, क्योंकि देखो आज 2 रुपए की पेट्रोल प्राइस अगर बढ़ गई तो रिच क्लास को फर्क नहीं पड़ता है 2 रुपए से या 1 रुपए से, लेकिन पुअर क्लास को फर्क पड़ जाता है, उसका मंथली बजट बिगड़ जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेशन क्रिएट करता है, लेकिन इंडिया में उसको थोड़ा हैंडल किया है, अलग अलग स्लैब रेट बताया है, वो हम आगे देखेंगे। तो पर इंटरनेशनली ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, तो ये रिग्रेसिव इन नेचर है। इट इज रिग्रेसिव इन नेचर, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। उसके बाद में फिफ्थ, और जगह नहीं होगी तो बेटा आपने वहाँ पे एक पेज अटैच कर देना, कुछ लिफलेट, डायरी के लिफलेट रखना कि कुछ एक्स्ट्रा लिखे और वहाँ अटैच कर दिया। ओके, मैंने नोट्स में जगह दी है, पर कहीं जगह कम पड़ जाए तो आपके पास लिफलेट होना जरूरी है, ठीक है। फिफ्थ लिखो, रेवेन्यू इज कंपैरेटिवली लेस तो यहाँ पे रेवेन्यू इज मोर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स is comparatively more, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स इज कंपैरेटिवली लेस। और आपको लिखना है तो एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनकम टैक्स, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जीएसटी, एक्साइज है बेटा, आज भी है कुछ गुड्स पे एक्साइज, वैट एक्सेट्रा। चलिए, ये हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, चलिए, तो ये डिस्कशन हमने यहाँ तक देखा। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने यहाँ डिस्कस किया, क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सेशन को आज यहाँ एंड करते हैं। हम ऐसे स्लो चलेंगे, पर मेरी गारंटी बेटा जितना मैंने टाइम दिया उसमें मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि जितना बेसिक आप अच्छे से समझोगे आगे हम फास्ट चल सकते हैं। क्योंकि आपका, मुझे अभी आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए ना, ओके, तो फिर आपकी ग्रास्पिंग ऑटोमेटिक बढ़ती है, चीज़ें कनेक्ट होती है, ठीक है। रिग्रेसिव ऐसे है बेटा, रिग्रेसिव नेचर है सवाल। ये आपने कहा रिग्रेसिव मतलब क्या, कि आज समझ लो बिस्किट पे 18% का टैक्स है, चॉकलेट पे 28% का टैक्स है, तो पुअर क्लास ले रहा तो भी 28% आता है, और रिच क्लास ले रहा है तो भी 28% आता है। तो रिच क्लास को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पुअर क्लास को ये फर्क पड़ जाता है 28%। क्यों? क्योंकि वो रिग्रेशन क्रिएट होता है उसका, कि यार ओके इतना बर्डन ओके मेरे पे। लेकिन इंडिया में ध्यान रखा है कि जो डेली नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उसका रेट कम रखा है, ओके, उसको बैलेंस किया है, रिग्रेशन को बैलेंस किया है, ठीक है। 5% रखा है, 12% रखा है, 18%। मैं आगे धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आगे मैं कवर करूंगा, ओके। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे डिफरेंसेस। अब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो भी स्टूडेंट सीरियस है, बिल्कुल बेटा आप मेरे पे छोड़ दो, आईडीटी में आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना के रहूँगा, ये मेरा आपको एश्योरेंस है, मैं प्रॉमिस करता हूँ।